तो कास्ट तो हमेशा से रही है। कास्ट के बिना क्या मतलब हिंदू धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर मुझसे पूछो तो आप ढूंढने जाओ तो कोई एक शहर या कोई कस्बा तो छोड़ दो, मोहल्ला, गली, सोसाइटी या घर भी नहीं मिलेगा जहाँ कास्ट ना हो। मुझे तो कोई मिला नहीं। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगी तो कास्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब बच्चे की फिर भी कास्ट लगी होती है और लोग आइडेंटिफाई एक दूसरे को जो है उससे करते हैं। तो इतनी आइडेंटिटी तो रहेगी, ये आइडेंटिटी तो नहीं जाएगी। क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है। बिल्कुल सर। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो भी बेसिस मिलेगी उस पर तो होगी तो कास्ट पे भी पॉलिटिक्स होगी। देखो दुनिया में मनुष्य ही एक प्राणी है जो बेरोजगार है। तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, सैकड़ों तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोई बेरोजगार नहीं होता। यानी जिसको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं वो भी बेरोजगार नहीं है। कोई घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, भालू, बंदर कोई बेरोजगार नहीं है। सिर्फ सिवाय आदमी के कोई बेरोजगार नहीं होता। आदमी क्यों बेरोजगार होता है? क्योंकि वो अपने रोजगार खा जाता है। अगर कभी एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब एक आदमी जो है जब बच्चा पैदा होता है तो 8-10 रोजगार लेके पैदा होता है। उसको कोई नर्स चाहिए, उसे कोई टीचर चाहिए, उसे कोई शिक्षक चाहिए, उसे कोई व्यायाम कराने वाला चाहिए, संगीत सिखाने वाला चाहिए, किसानी सिखाने वाला चाहिए, उसको कोई ड्राइविंग सिखाने वाला चाहिए। उसे तो 8-10 रोज़गार लेके तो पैदा ही होता है, फिर वो रोज़गार ख़त्म कहाँ हो जाते हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि रोज़गार जो हम ख़त्म करते हैं अपने सिस्टम से, अब जिस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया है उससे रोज़गार ख़त्म होते हैं, वो स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स और विक्टिमहुड के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है और दूसरा जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि जो विक्टिम हो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी विक्टिम हो। सबसे पहले तो और विलेज रिपब्लिक की बात करने पे सबसे पहले तो याद आते हैं चौधरी छोटू राम, जो कि आपके इस इलाके से जुड़े हुए थे। क्या आवाज़ आ रही है मेरी पीछे से? यस सर, यस सर। ओके। यहाँ पे मेरा ख्याल है सभी छात्र या जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, छात्राएँ, आप सब ने चौधरी छोटू राम की जानकारी तो होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जानकारी होगी। सर एक सेशन हुआ अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अभी सेशन ही हुआ है। हाँ। तो किसान लीडर बहुत बड़े थे और रोहतक में उनका कार्यक्षेत्र रहा। उनका एक पत्राचार मैं पहले बताना चाहता हूँ विलेज रिपब्लिक के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जो उन्होंने तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर होते थे रोहतक के, हार्डकोट बटलर, तो वो जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने एक पत्र में पूछा था इनसे कि साहब जस्टिस, जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ जस्टिस है उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। और जिस पे उन्होंने जवाब दिया था कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ जस्टिस हमें क्यों सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो अफेक्टेड लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते और उस भाषा में पार्टिसिपेट नहीं करते जो कि उनकी समझ में आती है। तो विलेज रिपब्लिक और जो दूसरा आपका कंसेप्ट इसी के साथ नथी किया गया है, पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। असल में इसको कहना चाहिए था पॉलिटिक्स ऑफ विलेज रिपब्लिक एंड पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड, क्योंकि दोनों हैं तो पॉलिटिकल कंसेप्ट ही। विलेज रिपब्लिक को समझना हो तो लोग ये कहते ज़रूर हैं कि साहब ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता है, सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। अच्छा, इसको भी और थोड़ा समझने के लिए कि क्या ये आज के दिन भी उसी तरीके से रेलिवेंट है कि नहीं है, आपने अक्सर आजकल सुना होगा एक डबल इंजन सरकार की बात की जाती है। यस सर। डबल इंजन सरकार कोई बताएंगे किसको कहते हैं? सभी बहुत दूर बैठे हैं तो मैं ही बताता हूँ। डबल इंजन सरकार आजकल जो है वो कहते हैं कि साहब जो एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है उसको डबल इंजन सरकार कहते हैं। लेकिन अभी एक बीच में कभी कभी पढ़ने में आता है कि ट्रिपल इंजन सरकार। तो ट्रिपल इंजन सरकार क्या है?
ट्रिपल इंजन सरकार है जो लोकल सरकार है, यानी शहरों में म्यूनिसिपल सरकार है और गांव में विलेज पंचायत है। ये ट्रिपल इंजन सरकार किस कॉन्सेप्ट से आती है, किस डॉक्यूमेंट से, या किस सरकार के किस, या भारत की किस, एक कहना चाहिए कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ट्रिपल इंजन सरकार की बात करता है। जाहिर है कि जो शासन है, जो गवर्नेंस है, जो गवर्नमेंट है, वो सब की सब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से ही ट्रिपल इंजन सरकार भी कायम हुई थी। लेकिन ये वही चीज़ नहीं है जो कि विलेज रिपब्लिक का कंसेप्ट था, और विलेज रिपब्लिक के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो उसके एस्पेक्ट को समझना चाहिए कि उसमें एक सोशल एस्पेक्ट है और एक जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट तो ये था कि भाई सभी मिलजुल करके पूरे गांव जो है, चूँकि जोग्राफिकली एक यूनिट बन जाती है गांव, तो सभी मिलजुल करके अपने फैसले लेंगे, अपनी बातें करेंगे, अपनी भविष्य को तय करेंगे, जो कोई परेशानी आती है उसको दूर करेंगे, मतलब एक लोकल लेवल पे ज़्यादातर चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। ये एक विलेज रिपब्लिक का कंसेप्ट था, डिसेंट्रलाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन उसका इकोनॉमिक कंसेप्ट जो था, ये कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा लगता है, सोशल कंसेप्ट वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसका इकोनॉमिक कंसेप्ट था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें कई लोग थे जो जिनके पास एसेट्स थे, और कई लोग थे जिनके पास सिर्फ स्किल्स थी। कईयों की स्किल्स जो थी वो काफ़ी रिवार्डिंग थी, और कईयों की स्किल उतनी रिवार्डिंग नहीं थी। मतलब सबके पास काम तो था, सबके सहयोग की भी बात होती थी, सबके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की भी बात होती थी, और रोज़गार भी सभी के पास था कुछ ना कुछ विलेज रिपब्लिक में। लेकिन गरीबी थी, असमानता थी, भेदभाव था, ये सारी चीज़ें थी। तो इकोनॉमिक का जो एस्पेक्ट था वो ये था। सोशल एस्पेक्ट ये था कि भाई सबको एक तरीके से गांव का मानते थे। ये एक और लेटर है, कभी मौका मिले तो चौधरी छोटू राम के जो लेटर हैं, करस्पॉन्डेंस है हार्डकोट बटलर के साथ, उसको पढ़ना चाहिए हमें, जिसमें भी वो कहते हैं कि साहब भाईचारा, गांव के भाईचारा की बात करते हैं। सोशल कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इकोनॉमिक कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं था। और फिर धीरे धीरे आपको पता ही है कि मार्केट आने लगे, और मार्केट के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ने लगा और एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, फिर सड़कें आई, फिर धीरे धीरे जो है पूरा ग्लोबलाइजेशन तक बात पहुंची। तो विलेज रिपब्लिक उसी के रूप में नहीं रह सकते थे जिस रूप में कि हम सोचते थे। दूसरे कंसेप्ट को भी साथ ही साथ हम यहाँ पे पहले रख सकते हैं, और वो कंसेप्ट था पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड के भी दो एस्पेक्ट हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है और दूसरा जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं कि जो विक्टिम हो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी विक्टिम हो। इसको हम, जैसे पहले वाले कंसेप्ट को मैंने रोज़गार के संदर्भ में बताया था, तो उसके विलेज रिपब्लिक के कंसेप्ट में क्या रोज़गार की बात हुई थी? यस सर। एक लाइन में मैं फिर दोबारा उसको रिवाइज कर देता हूँ कि रोज़गार सभी के पास होता था, लेकिन गरीबी थी। बेरोज़गार कोई नहीं होता था शहर गांव में, लेकिन गरीबी बहुत थी, असमानता बहुत थी। कुछ लोग धनवान थे, समृद्ध थे, लेकिन काफ़ी लोग जो ऐसा नहीं भी थे, और ये लगातार चलती रहती थी। इससे निकलने का कोई बहुत ज़्यादा अवसर भी नहीं उनके पास होता था। इसी तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड में भी सोशल एस्पेक्ट भी है, और यानी जो लोग सोशली पिछड़े हुए थे, एजुकेशनली पिछड़े हुए थे, उनके लिए वो विक्टिम थे, और वो विक्टिम होने की वजह से उनके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं संविधान में की गई, कानूनों में की गई। उनको जो है इसका एक बहुत बड़ा रूप जो है रिजर्वेशन के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी था। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये था कि जो लोग सोशली पिछड़े हुए नहीं थे और एजुकेशनली पिछड़े हुए नहीं थे, वो भी धीरे धीरे इकोनॉमिकली पिछड़ते चले गए। और अगर रोज़गार के टर्म्स में ही देखें तो रोज़गार उन्हें भी चाहिए था, वो आगे तो थे, लेकिन रोज़गार उनको भी नहीं मिल पाता था।
और इसीलिए फिर रिजर्वेशंस की तरह तरह की डिमांड्स हुई। आपके अपने हरियाणा में मेरा ख्याल है 2018 में या 17 में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जाट आंदोलन, जाट आरक्षण का आंदोलन होता है। अब आप कहेंगे कि साहब इनको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, ये तो सोशली बढ़े हुए लोग थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम इकोनॉमिक थी। और उनका सलूशन जो है, अगर मुझसे पूछो तो रिजर्वेशन नहीं था, उनका सलूशन रोज़गार था। रिजर्वेशन से आपकी सोशल प्रॉब्लम, तो सोशल जो विक्टिमहुड थी वो तो पूरी हो जाती थी रिजर्वेशन से, लेकिन इकोनॉमिक विक्टिमहुड तो तभी पूरी होगी जबकि रोज़गार मिलेगा, पूरी तरीके से मुहैया हो। तो ये इनका रिलेशनशिप थी आपस में दोनों की, हम इनको कंसेप्ट को समझ सकते हैं। दोनों चीज़ें जो है पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट की जाती हैं। दोनों को जो तमाम फोर्सेज हैं आसपास की, चारों तरफ की, वो उनको अफेक्ट करती हैं। मार्केट अफेक्ट करता है, ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट करता है, जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज़म है वो अफेक्ट करता है, तरह तरह की चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं। विलेज रिपब्लिक जैसी कोई चीज़ अगर थी भी, तो सेंट्रलाइजेशन जिस तरीके का हमारे यहाँ हुआ है, उस सेंट्रलाइजेशन ने विलेज रिपब्लिक की अवधारणा को पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो एक यूटोपियन अवधारणा बना दिया। एक आदर्श के रूप में वो हमारे सामने रहती है, लेकिन व्यवहार में आती है या नहीं आती है, ये बड़ा मुश्किल एक कंसेप्ट हो चुका है। तो फिलहाल मैं इतनी बात ही कहूँगा, कुछ और अगर आप। नहीं सर, बिल्कुल सही। आई थिंक आपने मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर ही कर लिया है, मतलब जस्ट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट। तो आज हम विलेज रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाईचारा था, एक दूसरे के साथ हम मिलके काम कर रहे थे, लेबर भी शेयर हो रहा था, उसके फ्रूट्स भी शेयर हो रहे थे। तो क्या हम, ये सच्ची में इतना इगैलिटेरियन आइडिया तो नहीं था, इक्विटेबल आइडिया भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी। हाँ, गरीबी थी, बिल्कुल। तो जब मॉनेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ या जो रेजर्वेशंस हैं जैसे आपने कहा, तो नेचुरल था कि जो तबका अपने आप को डिसएडवांटेज में मानता था, उन्होंने फिर इस विलेज रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट से अपने आप को दूर कर लिया। तो एक तो ये पूरा फेज़ आया ग्रीन रेवोल्यूशन का और वेलफेयर पॉलिसीज़ का, ये सब कुछ आया। आज के ज़माने में सर, आज के ज़माने में एक विलेज रिपब्लिक क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है? व्हाट आर द रीजंस? हम देखते हैं कि आजकल कास्ट डिफरेंसेस कंपटीशन में बदल गए हैं, पीपल आर असर्टिंग देयर कास्ट। तो ऐसा क्या आज के ज़माने, बिकॉज विलेजेस हैं, अभी भी हैं, तो ऐसे हम कैसे अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हैं इन विलेजेस को कि दे बिकम ट्रू रिपब्लिक्स, कोहेसिव, इगैलिटेरियन, शेयरिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, शेयरिंग ऑफ फ्रूट्स? देखिए, कास्ट तो हमेशा से रही है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी रहा है, कास्ट एक्सप्लॉइटेशन भी रहा है, ये तो हमेशा से रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब सो कॉल्ड विलेज रिपब्लिक थे तब भी ये था। और बहुत से लोगों को आप पाएंगे कि वो लैंड प्रॉपर्टी होती थी उनके पास, बहुत से लोगों के पास स्किल्स होते थे, और स्किल्स के भी श्रेणियाँ थीं। कोई निचला स्किल था स्तर, कोई ऊपर स्तर था, और बेरली अपना गुजारा करने लायक स्थिति में वो होते थे। तो कास्ट तो हमेशा से रही है। कास्ट के बिना क्या मतलब हिंदू धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर मुझसे पूछो तो आप ढूंढने जाओ तो कोई एक शहर या कोई कस्बा तो छोड़ दो, मोहल्ला, गली, सोसाइटी या घर भी नहीं मिलेगा जहाँ कास्ट ना हो। मुझे तो कोई मिला नहीं। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अब इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगी तो कास्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब बच्चे की फिर भी कास्ट लगी होती है, और लोग आइडेंटिफाई एक दूसरे को जो है उससे करते हैं। तो इतनी आइडेंटिटी तो रहेगी, ये आइडेंटिटी तो नहीं जाएगी। क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी बेसिस पे जो पॉलिटिक्स होती है, बिल्कुल सर। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जो भी बेसिस मिलेगी उस पर तो होगी, तो कास्ट पे भी पॉलिटिक्स होगी। तो विलेज रिपब्लिक का जो एक कंसेप्ट है कि भाईचारे वाला कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट तो मार्केट फोर्सेस ने ख़त्म कर दिया। और इकोनॉमिक मजबूरियाँ ऐसी थी कि सभी को कुछ ना कुछ जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहे हैं, जब आपके पास में फसल के लिए बेटर प्राइसेस मिल रहे हैं,
जब आप कहीं और बाहर जा कर के अच्छा कर सकते हैं, जब लैंड होल्डिंग्स कम हो रही हैं, जब विलेज में आपका रोज़गार उतना बढ़िया नहीं मिल रहा जितना कि शहर में मिल रहा है, या और बड़े शहर में मिल रहा है, या तो दूसरे देशों में तमाम लोग जाते हैं हिंदुस्तान से, तो विलेज रिपब्लिक जैसी कोई चीज़ तो आएगी नहीं, लेकिन हाँ हाइब्रिड रूप में कुछ ना कुछ हो सकता है। इवन जो पंचायतें बनी वो भी एक तरीके से संविधान के मार्फत ही तो आई हैं पंचायतें आपके पास, जो पंचायती राज आया है संविधान की मार्फत ही आया है, वो भी सेंट्रलाइजेशन ही एक तरीके का, क्योंकि पावर बहुत सी वो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं उनके पास, वो खुद स्वयं तो कुछ जनरेट करते नहीं हैं। लेकिन बहुत कुछ संभव है, अगर मुझसे पूछे तो बहुत कुछ संभव है, जैसे कि परस्पर जो भाईचारा है वो भी संभव है। इवन जो एम्प्लॉयमेंट पे और रिजर्वेशन में हमने बात की थी, तो मैं एक बात करके उसको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, दुनिया में मनुष्य ही एक प्राणी है जो बेरोज़गार है। तरह तरह के एनिमल्स होते हैं, सैकड़ों तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोई बेरोज़गार नहीं होता। यानी जिसको हम स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं वो भी बेरोज़गार नहीं है, कोई घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, भालू, बंदर, कोई बेरोज़गार नहीं है, सिर्फ सिवाय आदमी के कोई बेरोज़गार नहीं होता। आदमी क्यों बेरोज़गार होता है? क्योंकि वो अपने रोज़गार खा जाता है। अगर कभी एक बहुत समझदार व्यक्ति थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब, एक आदमी जो है जब बच्चा पैदा होता है तो 8-10 रोज़गार लेके पैदा होता है। उसको कोई नर्स चाहिए, उसे कोई टीचर चाहिए, उसे कोई शिक्षक चाहिए, उसे कोई व्यायाम कराने वाला चाहिए, संगीत सिखाने वाला चाहिए, किसानी सिखाने वाला चाहिए, उसको कोई ड्राइविंग सिखाने वाला चाहिए। उसे तो 8-10 रोज़गार लेके तो पैदा ही होता है, फिर वो रोज़गार ख़त्म कहाँ हो जाते हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि रोज़गार जो हम ख़त्म करते हैं अपने सिस्टम से, अब जिस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया है उससे रोज़गार ख़त्म होते हैं, वो स्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम उस स्ट्रक्चर को चेंज कर दें तो रोज़गार मिल जाएंगे। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि 2 तरीके के स्किल्स या रोज़गार होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट रोज़गार होता है और एक इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब एक रोज़गार ए जो है बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे, सी डी पे, डी ई पे, तो सबके रोज़गार बन रहे हैं। अगर इसी झज्जर शहर में आप 4 जो है लॉ कॉलेज खोल दो और हर साल 400 लॉयर पैदा करने शुरू कर दो, तो उनको रोज़गार मिलेगा? वो तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसी शहर में आपको गांव में ज़रूरत है किसी, अगर लोकल जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके और उस रिक्वायरमेंट और मार्केट के बीच में जो रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करके, और उस रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन के बीच में जो रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करके, और उनको अलग अलग काम सौंप दिया जाए तो सबको रोज़गार मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो हल है वो यही है, इसका और कोई हल नहीं है। अगर रोज़गार मिलेगा तो भाईचारा भी आएगा, अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो भाईचारा नहीं आएगा, क्योंकि फिर छोटी सी रोटी है जिसके लिए लड़ाई होती रहेगी। बिल्कुल सर। इनफैक्ट इससे पहले जो सेशन था छोटू राम, उसमें भी ये बात उठी थी कि एट द रूट ऑफ एवरी कम्युनल प्रॉब्लम इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यू सॉल्व द कम्युनल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। Because we are short of time, sir, so we conclude the session now. Okay. Thank you so much for your thoughts. Thank you very much. Yeah. Can I give it back to you? Yes, sir. Thank you so much.